जो कुछ उनका अक्षर बोध भी हुआ है वो उसमें भी ऊंची जाति का हाथ है। भूमिहार के गांव में पैदा हुए उस गांव का जो बड़ा आदमी था इनको मानता था। बिहार की राजनीति में प्रत्येक दिन सियासत गरमाते रहती है और अभी जो सियासत गरमा रही है वह है जीतन राम मांझी। और इसका वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ये तमाम बातें किए हैं। वैसे उनके पास 4 विधानसभा के सीट हैं। इसको लेकर हम प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से समझेंगे कि उन्होंने जो ब्राह्मण के ऊपर जो बातें की है वह कितना सही है और वह किनके इशारे पर कह रहे हैं या फिर उनका राजनीति का स्टाइल क्या है और तमाम बातें। सर, हाल में 2 दिनों पहले जैसे कि बयान आया, जीतन राम मांझी का पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणों को गाली देते हुए नजर नहीं आए और भी बहुत कुछ कह दिए उनको लेकर। ये अभी हाल में गुरु ग्रंथ साहब के बारे में किसी ने टिप्पणी की, उसको लेकर सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया है और खुद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी किया है और कहा है कि किसी भी समाज के भावना को आहत करने के लिए उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। जीतन राम मांझी जी लंबे समय से किसी न किसी समाज के वर्ग के बारे में, विशेषकर ऊंची जाति के बारे में और ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मणवाद के बारे में लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन आज तक बिहार की सरकार ने और उसके मुखिया नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यदि हम आपको गाली देते रहें और आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो हमको गाली देने में क्या दिक्कत हो सकती है? तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी हमेशा इसी रास्ते को उन्होंने चुना है। पहली बार हुआ है कि उन्हीं की भाषा में बिहार के ब्राह्मण समाज ने और उसके साथ साथ भूमिहारों ने जबरदस्त विरोध किया है और जिसके कारण मीडिया के सामने आकर के उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये दीगर बात है कि जो बनावटी दांत के कारण उनका जबान बार बार फिसल जाता है और एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अब तो उन्हीं के भाषा में एक दूसरा किसी ने जवाब दिया है, जीभ काट लें के एवज में 11 लाख का देंगे। तो यह सब तो क्या इंगित करता है कि जीतन राम मांझी के सभी हदों को पार कर चुके हैं और अब लोग उनको और ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या ये जातीय उन्माद भरने का प्रयास कर रहे हैं या फिर सस्ती पॉपुलरिटी कर रहे हैं या फिर अपनी ओर अति पिछड़ों और पिछड़ों को मिलाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाचार पत्रों में बने रहने के लिए वो ये काम करते हैं। उनका उम्र होगा 80 के आसपास और जो उनका आचरण है वो 18-19 साल के छोकड़ा वाला है। तो इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए है। और वो केवल इस बार तो ब्राह्मण के ऊपर गए, राम के अस्तित्व को लेकर भी और भी कई बातें जो जिससे हिंदू भावना आहत हो, और उन्होंने एक राजनीति में ये तय किया है कि हिंदू अलग है और दलित अलग है। इस तरह की बातें राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए कितना सही है? वो कोनो पंडित हैं, कोई विद्वान हैं, जितना ज्ञान होगा सतही ज्ञान के आधार पर बोलते हैं। उनको धर्म के बारे में, समाज के विभिन्न वर्गों के इतिहास के बारे में कहाँ पता है? क्या पता है? जो कुछ उनका अक्षर बोध भी हुआ है वो उसमें भी ऊंची जाति का हाथ है। भूमिहार के गांव में पैदा हुए उस गांव का जो बड़ा आदमी था इनको मानता था। इनको गया कॉलेज में बीए करवाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। पहले एमएलए फतेहपुर से हुए, भूमिहारों ने लगातार 2 बार जितवाया इनको। जगन्नाथ मिश्रा ने राज्य मंत्री बना दिया। तो ये तो ब्राह्मण और भूमिहार इसी की उपज हैं। तो इंसान विरोध उसी का करता है जिसका जो भला करता है। किसी ने गांधी जी से पूछा कि अमुक आदमी आपकी शिकायत कर रहा था, कहा कि उसका तो कोई भला हमने किया नहीं है, तो हमारा क्यों शिकायत कर रहा था? तो ये तो एक आचरण हो गया है कि आप जिस थाली में खाएंगे उसी को गंदा करेंगे, उसी को छेद करेंगे, और यही जीतन राम मांझी की पहचान है। इनको ऊंची जातियों ने ही प्रश्रय दिया, पाला, पढ़ाई में भी मदद की, और फिर ये इन्हीं के खिलाफ राजनीति में भी आज तक जो भी हैं वो अपर कास्ट के बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं और उसके बाद उसी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कि
वो जाति सहिष्णु है, वह जाति ज़्यादा डेमोक्रेट है, उदार है। यादव के बारे में बोलेंगे, कुर्मी के बारे में बोलेंगे, तो वो जो कह रहा है कि जीभ काट के ले आएगा, उसको 11 लाख रुपया देंगे, तो सचमुच में जीभ काट लेता। ये बहुत खलीफा है, तो यादव के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पहले कुर्मी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो पिछड़ों के बारे में बोल करके अपना जरा हिम्मत तो दिखाएं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो अलायंस में हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी इससे खुश होते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसा कुछ बयान, क्योंकि उनके तरफ से, सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है, उनके तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं है कि तो एक अगड़े और पिछड़े की राजनीति में मतलब कि वो सपोर्ट कर रहे हैं जीतन राम मांझी का। ऐसा कई बार देखने के लिए मिला है। नीतीश कुमार जी को इसमें मजा आता है, उनका इसमें कुछ जाता नहीं है। अब वो बोल रहे हैं एक दूसरे ब्राह्मण के खिलाफ, और उधर से वो जो वो दलित वर्ग से आते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार को क्या घाटा है? वो मजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी मतलब कि बीच में नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, साइडिस्ट हैं, किसी के दुख में, किसी विवाद में उनको मजा आता है, इसीलिए साइलेंट हो जाते हैं। मगर एक मुखिया के नाते तो उनको इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मुखिया वो नहीं ना है, वो तो केवल सत्ताधारी हैं, मुखिया थोड़े हैं। मुखिया के रोल में तो है नहीं, मुखिया के रोल में तो भाजपा है। आप देखेंगे कि एक ऐसा समय था 10 साल 12 साल का दौर, जो दिल्ली से लेकर के सुशील मोदी तक नहीं बोलते थे, लेकिन आज भाजपा का एक अदना वर्कर, अदना नेता भी इनके डिसीजन से, इनके कार्य पद्धति से अपना डिफर करता है। अभी जो इन्होंने अलग विशेष राज्य की दर्जा मांग की नितिन नवीन ने, रेणु देवी ने, कई लोगों ने असहमति व्यक्त की कि इसकी आवश्यकता नहीं है, विशेष सहायता केंद्र सरकार कर रही है। नीतीश कुमार इतने विधायकों के खिलाफ, जो विधायक उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसके बाद भी वह सत्ता में बने रहना पसंद करेंगे? वो किसी हद तक सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी समझौता करेंगे। अभी एक और बात है, जैसे सहनी जी हुए 4 सीट और 4 सीट मांझी जी, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने में क्या नीतीश जी की मतलब कि छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं मांझी, क्योंकि ऐसे बयान देते हैं, बीच में शराबबंदी के ही खिलाफ बोल देते हैं कई बातें, तो मध्यावधि चुनाव की भी संभावनाएं जताई जाती है, इसको कैसे देखते हैं? मध्यावधि चुनाव तो एक दौर था जब लगातार 89 से लेकर के 2000 के बीच का दौर था। अब तो चुनाव इतना महंगा है कि कोई भी विधायक मध्यावधि चुनाव में जाना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो मध्यावधि चुनाव हो। और लगता है कि राजद भी कोई जल्दी सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है, तो उसको भी अपनी ताकत का एहसास है कि हम तो एक मजबूत ताकत के रूप में विधानसभा में हैं ही, और यदि हम अभी तत्काल कदम उठाते हैं तो उसका नफ़ा नुकसान का आकलन वो करेगा, उसके बाद ही उठाएगा। इसलिए जीतन राम मांझी को दूसरे पक्ष से बहुत चारा नहीं मिल रहा है। चलिए, अभी के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, मगर अगले भाग में बात करूँगा पप्पू देव के ऊपर, जो सहरसा में उनकी संदिग्ध मौत हुई है, उसको लेकर खूब बवाल हो रहा है, उस पर भी मैं बात करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में और इस एपिसोड में मैं इतना ही कहूँगा। आप झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि आप तक बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स उस पर देखते रहें और बने रहें। धन्यवाद।